Hi friends, let's start with the next chapter issue of debentures. सुपर इजी चैप्टर, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल है. इनफैक्ट ये वन ऑफ दोज चैप्टर्स है जहां पे अगर आपको ब्रिक बाय ब्रिक लेयर बाय लेयर अगर कॉन्सेप्ट्स पता है ना, तो एग्जाम में चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए आपके दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट्स यूजुअली ये भूल जाते हैं कि डिबेंचर्स होता क्या है, या डिबेंचर्स मतलब व्हाट इज दिस काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. हमने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है, कॉमर्स में खाली पढ़ा है, याद करके एग्जाम में लिखा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द बेसिक्स एंड इस चैप्टर को फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं. पहली बात भैया, व्हाट इज अ डिबेंचर? एकदम सही क्वेश्चन है. व्हाट इज अ डिबेंचर? चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, 2 मिनट के लिए, आपको समझ आएगा. लेट अस से यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप है, ये एक कंपनी है, लेट अस से इस कंपनी का नाम है हर्ष लिमिटेड. ठीक है, इस कंपनी का नाम है हर्ष लिमिटेड. अब पहले के टाइम पे क्या होता था, एक बीच में इंस्टीट्यूशन आता था, बैंक. ठीक है, एक बीच में आता था बैंक. आपने अपने पैसे जमा किए बैंक के पास, एफडी हो सकती है, आरडी हो सकती है, कोई भी डिपॉजिट किया आपने, और आपको उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट मिलता था, 5% पर एनम, राइट. एंड आपने इकोनॉमिक्स में इतना पढ़ा होगा कि ये सेम पैसा बैंक यूज करता है लेंडिंग के लिए, दूसरे लोगों को बोरोइंग देने के लिए. तो वो चार्ज करता है लेट्स से 12%, 13% इंटरेस्ट, राइट. तो ये जो बीच में गैप होता था, यही बैंक की अर्निंग होती है, आज भी यही होती है, बट बैंक की अर्निंग यही होती है, राइट. तो इससे क्या हो रहा है, आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी को 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. बीच में जो प्रॉफिट बचता है एक्सपेंसेस माइनस करके, वो बैंक का प्रॉफिट होता है, बैंक उस पर पैसे कमाता है, उसको स्प्रेड बोलते हैं. अब डिवेंचर क्या है? डिवेंचर बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ने एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जिसका नाम हुआ डिवेंचर. एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जिसका नाम है डिवेंचर. डिवेंचर ये बोलता है कि एक डिवेंचर एक कंपनी के द्वारा इशू हो सकता है. फिर से सुनिए, एक कंपनी के द्वारा इशू हो सकता है डायरेक्ट पब्लिक को, डायरेक्टली पब्लिक को. मतलब इसमें क्या करेगा, हर्ष लिमिटेड डायरेक्टली डिवेंचर्स इशू करके दे देगा हर्ष यू को, मतलब आपको. हर्ष डायरेक्टली इश्यूज कर देगा डिवेंचर्स, तो वो डिवेंचर्स इशू करेगा फॉर एग्जांपल 8% पर एनम पे. तो अब आप बोलेंगे भैया इससे बेनिफिट क्या हुआ? देखिए इससे बेनिफिट ये हुआ, हर्ष लिमिटेड को 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, अब उसको 8% करना पड़ा, उसका इंटरेस्ट बचा. आपको 5% की अर्निंग हो रही थी, अब आपको 8% की अर्निंग होगी, आपकी इनकम बढ़ी. तो आप भी मोटिवेटेड है, उसको भी इंसेंटिव है डिवेंचर इशू करने का, इसीलिए डिवेंचर का मार्केट इतना बड़ा बनता है. तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में अलाउड है कि एक कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है बाहर पब्लिक को, जिसको डिवेंचर होल्डर बोला जाता है, राइट. भैया डिवेंचर्स लेकिन हमने रियल लाइफ में मार्केट में तो कभी नहीं सुने, हमने तो खाली शेयर ही सुने, बिकॉज इसके कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं जो आपने कंपनी कॉमर्स में पढ़ा होगा. पहली बात, बैंक में एक सेफ्टी होती है, एक सिक्योरिटी होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है कि इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, इतना सेफ्टी मेजर होना चाहिए. गवर्नमेंट खुद आती है अगर एक बैंक फेल हो जाता है. एक कंपनी के डिवेंचर्स फेल हो गए, तो एक कंपनी फेल हो गई तो उस केस में आपका पैसा पूरा पूरी डूब जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, या कंपनीज को भी बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है अगर उन्हें डिवेंचर इशू करना पड़ता है. तो एट द एंड ऑफ द डे वो यही सोचती है कि 2% ज्यादा ब्याज लगेगा, बट बहुत सेफ एंड सिक्योर एंड फास्ट फॉर्म ऑफ लेंडिंग होता है बैंक से पैसा उठाने के लिए. बट ऐसा नहीं है, आज भी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो डिवेंचर्स इशू करती है. अगर आप जाएंगे गूगल के ऊपर और लिखेंगे कि डिवेंचर्स करेंटली एक्टिव इन इंडिया या इशूड इन इंडिया, तो आपको जरूर कोई ना कोई डिवेंचर ऐसा मिलेगा जो अभी भी इंडिया में एक्टिव चल रहा होता है. डिवेंचर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉक किया जाता है, वो 5 ईयर हो सकता है, 10 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. In fact, it can be infinite as well, but by in theory it can be infinite. इंडिया में ऐसा कोई भी केस मैंने तो आज तक नहीं देखा. इट इज मोस्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 10 years to 20 years मैक्स, उससे ज्यादा कोई नहीं, राइट. नेक्स्ट, डिबेंचर्स इशू कौन कर सकता है? देखिए मैं लीगल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, बट इस केस में, इस चैप्टर के दायरे में, इस चैप्टर के स्कोप में आपको हमेशा याद रखना है, एक डिबेंचर खाली कंपनी इशू कर सकता है और कोई भी इशू नहीं कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करेगा, जब एक कंपनी डिवेंचर इशू करेगा, तो वो लोगों से पैसा उठा रहा है. जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा है, कंपनी शेयर इशू करती है, लोगों से पैसा उठाती है. सिमिलरली कंपनी या डिवेंचर इशू करेगी या लोगों से पैसा उठाएगी, तो ये लोगों के पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने लोगों को पैसा दिया है, मैंने हर्ष लिमिटेड को पैसा दिया है. तो हर्ष लिमिटेड के लिए वो प्रूफ के लिए एक कागज पे लिख के देता है डिवेंचर, एक कागज पे लिख के देता है डिवेंचर, एंड इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी रहती है कि डिवेंचर में कितना % इंटरेस्ट होगा, क्या इसका मैच्योरिटी पीरियड है,
क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, इंटरेस्ट हर साल मिलेगा या साल के मतलब पूरे पीरियड के बाद मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है, राइट। तो जैसे वहां पे शेयर सर्टिफिकेट होता था पहले के टाइम पे, इश्यू ऑफ शेयर पे एक शेयर सर्टिफिकेट आता था, आज के टाइम पे डीमटेरियलाइजेशन हो गया, डिवेंचर्स भी डीमटेरियलाइज्ड है, बट क्या कर सकते हैं, बुक्स थोड़ी सी आउटडेटेड है इस मैटर के ऊपर। तो डिवेंचर्स का एक पेपर दिया जाता है, तो वो डिवेंचर का पेपर हम लोग हमेशा रखते हैं। अच्छा, आप लोग को याद होगा इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग पढ़ते कि अगर शेयर की फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है तो 99% ऑफ द केसेस में हम लोग अज्यूम करते हैं 10 रुपया। इन दिस केस अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे 100 रुपया। भैया फेस वैल्यू कहां से आ गई डिवेंचर में? चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, व्हाट इज कूपन स्लैश इंटरेस्ट रेट। अभी तक आपको इतना समझ आ गया कि डिवेंचर क्यों होता है। मैंने इनफैक्ट आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरी भी सुना दी कि डिवेंचर इश्यू क्यों होता है, डिवेंचर की नीड ही क्या पड़ी, राइट। तो मैं बताता हूं व्हाट इज कूपन या इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो देखिए आपको समझ आई गया 8% पर एनम, बट क्या होता है ना कभी कभी एग्जाम में कूपन लिख देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कूपन क्या है, बिग बाजार कहां से आ गया, विशाल मेगामार्ट कहां से आ गया, बैड जोक। बट देखिए कूपन और इंटरेस्ट रेट का मतलब सेम होता है। कूपन का मतलब होता है कितना इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, पहली बात टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के आने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक्स पूछना चाहता हूं। डिबेंचर, अच्छा बाय द वे ये बुक्स किसकी बन रही है, कंपनी की कि मेरी? कंपनी की। तो कंपनी के एंगल से सोचिएगा, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो कंपनी के लिए इट्स अ लायबिलिटी, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद कंपनी को वो पैसा रीपे करना है। अगर कंपनी को वो पैसा रीपे करना है, कभी भी करना है, इट्स अ लायबिलिटी फॉर इट। तो वो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? एंट्री एकदम सिंपल पास होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स की एक रेट क्वेश्चन में मेंशन रहती है, मैं यहाँ 8% पकड़ रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जांपल में 8% लिया। तो लेट्स से 500 रुपीज 500 रुपीज एकदम सिंपल एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से उन्होंने 5 डिवेंचर इशू किया 100 रुपए के, तो 500 रुपया 500 रुपया, तो बैंक में 500 रुपए आ गए और 8% डिवेंचर 500 रुपए पे हो गए। अब आई थिंक आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होता है, बट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए ये हो गए सारे बेसिक्स जो मेरे को आपको बताने थे ताकि डिवेंचर का आइडिया मैं आपके दिमाग में डाल सकूं। अब एकदम सिंपल सी बात है, हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पार्ट नंबर 1 मैं आपको सिखाऊंगा इशू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर कितने सारे केसेस हो सकते हैं, एंट्रीज क्या हो सकती है। पार्ट नंबर 2 इंटरेस्ट की एंट्री बताऊंगा मैं, ठीक है। एंड पार्ट नंबर 3 टीडीएस के बारे में बताऊंगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में आ जाता है। टीडीएस के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयरली आते हैं, बट आ सकते हैं, आजकल कोई भरोसा नहीं है। इंटरेस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस में रहता है, बट इशू ऑफ डिवेंचर्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, या तो उसका एमसीक्यू बन के आ जाएगा या तो फिर वो डायरेक्टली जर्नल के क्वेश्चन में आ जाएगा। तो उसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा भैया क्या हुआ, हर्ष लिमिटेड में हर्ष इज द कंपनी का ओनर, वो डिवेंचर बेचने के लिए निकला। अब डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो वो बाजार में निकला कि 100 रुपए का मेरा डिवेंचर ले लो, डिवेंचर ले लो, डिवेंचर ले लो। उसने देखा यार 100 रुपए का डिवेंचर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या बोला मैंने? 100 रुपए का डिवेंचर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पास ना सेफ्टी ना सिक्योरिटी, बैंक में मेरा पैसा सेफ है, सिक्योर है। मैंने बोला यार मैं 8% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वो तो 5% दे रहा है। बोलते नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपना कुछ बेनिफिट चाहिए, तभी ना हम तुम्हारे ऊपर रिस्क लेंगे। अगर हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम तुम्हारे ऊपर रिस्क ले रहे हैं तो हमें भी तो कुछ बेनिफिट चाहिए। तो मैंने बोला कि भैया ठीक है एक काम करो, 100 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर मैं आपको 96 रुपीज में देने के लिए रेडी हूं। क्या बोला मैंने? 100 रुपए का डिवेंचर आई विल इशू इन 96 रुपीज। तो ये मेरा बन गया इशू प्राइस। क्या बन गया ये मेरा? इशू प्राइस, एकदम सिंपल। तो मैंने क्या बोला, मेरा 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 96 रुपीज में मैं इशू करने के लिए रेडी हूं। तो अब आप मेरे को बताइए, जर्नल एंट्री थोड़ी सी चेंज नहीं हो गई? जर्नल एंट्री थोड़ी सी चेंज नहीं हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूं बैंक अकाउंट डेबिट अब 96 रुपीज हो गए, करेक्ट, टू 8% डिवेंचर्स। क्योंकि देखिए मैंने ये नहीं बोला कि मेरी लाइबिलिटी 100 रुपए से कम हो गई है। हेलो, मेरी लाइबिलिटी कम नहीं हुई है, टेंशन मत लीजिए, मेरी लाइबिलिटी आज भी उतनी की ही रह गई है। बट मैंने एक बार लोगों को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, लुक्रेट करने के लिए बोला कि यार तुम 4 रुपए कम दे दो, डिस्काउंट में ले जाओ मेरे हाथ से। मैंने क्या किया, डिवेंचर्स को डिस्काउंट में इशू कर दिया, तो ये 96 रुपीज में मैंने बेचने के लिए रेडी हो गया। तो मेरे बैंक में आज 96 आए, लेकिन वो मेरी लाइबिलिटी 100 रुपए की बन गई। तो क्या ये एंट्री बैलेंस्ड है? डेफिनेटली नॉट। मुझे 4 रुपए का और एक डेबिट करना पड़ेगा, विच इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। और ये प्लीज ये लाइन याद रखिएगा, ये जो मैं रेड में लिख रहा हूं, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है।
क्यों मैं बोल रहा हूँ बाद में समझाऊंगा, बट एक बार समझ लीजिए, ये जो 4 रुपया हुआ, ये 4 रुपया मेरा लॉस हो गया ना यार। मेरे को 100 रुपए की लाइबिलिटी मैंने अक्रू की, लेकिन मैंने खाली 96 रुपीज लिए, तो 4 रुपए मेरे को इशू मतलब लॉस हो गया ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो आपको समझ आया। अलग अलग केसेस मैंने बताए अलग केस बताया। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में बिका, एकदम सिंपल, बैंक टू डिवेंचर्स। 100 रुपए का डिवेंचर मैंने थोड़े से कम में बेचा, तो जितना में मैंने बेचा, अब ध्यान से सुनिएगा, जितना में मैंने बेचा यानी कि जो इशू प्राइस होगा वो मेरा बैंक अकाउंट में फिगर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इशू प्राइस मेरा हमेशा बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में तो वही पैसा आएगा ना जितना लोगों ने इशू के टाइम पे किया, या जितना में मैंने मांगा, इशू प्राइस मांगा, वही तो मेरे बैंक अकाउंट में आया होगा पैसा। तो मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट उतना सही होगा जितना इशू प्राइस है। अच्छा, 8% डिवेंचर्स में वही पैसा आएगा जो मेरा लाइबिलिटी है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं फेस वैल्यू, या फिर मैं बोल सकता हूं फेस वैल्यू। करेक्ट। तो भैया ये दोनों फिगर्स तो लॉक हो गए। यस, यही इंटरेस्टिंग है। मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप फोकस बना के रखेंगे इसको, बहुत ज्यादा इजी है, आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए सेकंड केस में आपको एक बताता हूं। फेस वैल्यू है 100 रुपए की, और मैंने एक बार डिवेंचर इश्यू कर दिए, रिडीम भी कर दिए, रिडीम के ऊपर एक अलग चैप्टर है पूरा, उसका कंफ्यूज मत होइए। अब मैं फिर से डिवेंचर बेचने निकला। इस बार क्या हुआ, मैं गेट खोला अपनी साइकिल साफ करने के लिए, किया और मैं अभी डिवेंचर बेचने जाऊंगा, तो मैंने देखा यार लोग लाइन लगा के मेरी कंपनी के बाहर खड़े हैं कि मुझे दे दो डिवेंचर, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। पिछले बार इतनी बड़ी सक्सेस थी, इतना मजा आया लोगों को कि लोग इस बार सामने से रेडी है मेरे डिवेंचर्स को खरीदने के लिए। देन इन दैट केस अब मैं इंजॉय करूंगा, अब मैं डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स खेलूंगा, अब मैं प्राइस को बढ़ा के भी बेच सकता हूं। अगर इतने सारे लोग खड़े हैं, रेडी है मेरे को डिवेंचर खरीदने के लिए, तो मैं अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ाऊंगा तो भी वो डिवेंचर्स बिक जाएंगे। तो इस बार क्या किया, इस बार मैंने डिवेंचर्स को इशू किया 108 रुपए में। 108 रुपए में मैंने इशू प्राइस रखा, मैंने इशू प्राइस रखा 108 रुपए का। तो अब जो मैंने आपको फॉर्मेट ऊपर बताया उसके हिसाब से बुद्धि लगाइएगा। बैंक अकाउंट में क्या आता है, मैंने बोला इशू प्राइस, बैंक अकाउंट में क्या आता है इशू प्राइस, तो 108 रुपए आ गया। अच्छा, 8% डिवेंचर्स, लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई क्या, लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने बोला था क्या मेरे गेट के बाहर लाइन लगा के खड़े रहो, मेरी लाइबिलिटी तो 100 रुपए की है, लाइबिलिटी तो फेस वैल्यू जितनी होती है, तो लाइबिलिटी 100 रुपए की ही रहेगी। अब देखिए क्या ये एंट्री बैलेंस्ड है? नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 रुपया का एसपीआर क्रेडिट करना पड़ेगा। एसपीआर क्या होता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। भैया ये कहां से आ गया, ये तो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में लड़ झगड़ के खत्म किया था, ये वापस आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अरे भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम से क्या समझ आ रहा है, आपने सिक्योरिटी को प्रीमियम में इशू किया, तो सिक्योरिटी सिर्फ शेयर नहीं होती है, सिक्योरिटी इज एनीथिंग, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स। तो यहाँ पे डिवेंचर्स हो गया, तो डिवेंचर भी तो मैंने प्रीमियम पे इशू किया। भैया 100 का माल आपने 108 में इशू किया, तो प्रीमियम हो गया। तो 100 का माल अगर आपने 108 में इशू किया, तो 8 रुपए आपका प्रीमियम है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री टैलीड हो गई, बोलिए हाँ या ना, एकदम सिंपल, एकदम इजी। चलो अब क्या हुआ, एक नया केस क्रिएट करते हैं। चलिए अब क्या हुआ ना, अब लफड़ा हो गया। फेस वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, फेस वैल्यू है 100 रुपया। इस बार तीसरा टाइम है, हाँ ये थर्ड टाइम है, केस नंबर 3 चल रहा है, ठीक है। इस बार क्या हुआ ना, लोग मेरे कंपनी के बाहर लाइन लगा के खड़े रहे, और ना ही मेरे को इतनी दिक्कत हुई शेयर बेचने में, तो मेरा इशू प्राइस 100 रुपया का 100 रुपया ही रह गया, ठीक है। मतलब ना मैंने लॉस डिस्काउंट में इशू किया, ना मैंने प्रीमियम पे इशू किया। वेरी गुड। इस बार क्या हुआ ना भैया, इस बार लोगों ने मेरे को बोला कि यार तुम्हारा जो डिवेंचर है वो तो 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, या कोई भी एक फिक्स्ड पीरियड का है। यार 10 साल बाद भी तुम मुझे 100 ही रुपया दोगे, मुझे ना ये मजा नहीं आ रहा है। तुम 10 साल बाद ना मुझे 105 रुपया देना, तुम 10 साल बाद मुझे 105 रुपया देना। मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गया, सब कोई मेरे को बोले कि हर्ष अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा डिवेंचर खरीदे, मुझे 105 रुपए पे करो। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन आज नहीं, 10 साल बाद। 10 साल बाद मैं आपको 105 दूंगा, आज मैं आपसे 100 रुपए ही लूंगा, आज आपसे 1 रुपया कम नहीं लूंगा। तो अब क्या हुआ, अब एक नया पैरामीटर क्रिएट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं आरपी। भैया आरपी क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट लेके आ गए। अरे आरपी का मतलब होता है रिडीम प्राइस। रिडीम प्राइस का मतलब क्या होता है देखिए, जब हम लोग बैंक का लोन लेते हैं तो उसको जब वापस देते हैं तो हम लोग बोलते हैं बैंक का लोन रीपे कर दिया, रीपी कर दिया। तो डिवेंचर्स के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिडीम कर दिया। तो जैसे मैंने 100 रुपया उठाया लोगों से, जब मैं 105 रुपया वापस कर दूंगा, उनसे डिवेंचर पेपर छीन लूंगा, जला दूंगा, फाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं रिडीम करना, सिंपल। तो अब क्या दिक्कत हुई, एंट्री एक बार आप सोच के देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट तो 100 रुपया होगा, बोलिए हाँ या ना। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपया,
क्योंकि इशू प्राइस 100 रुपए है, मैंने आपको सिखाया। अच्छा, सेकंड केस में सेकंड क्या होगा, 8% डिवेंचर्स भी क्रेडिट होंगे 100 रुपए से, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू 100 रुपए है। हाँ रे भैया, ये भी ठीक है, तो ये तो एंट्री टैलिड हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू 8% डिवेंचर 100 रुपया, काम खत्म आपका। ये तो फर्स्ट केस के बराबर हो गया, एकदम सही बात है। बस इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? प्रूडेंस। प्रूडेंस कहां से आ गई, मैं बताता हूं आपको। आपकी रिडीम प्राइस क्या है? 105 रुपया। भैया मेरे को एक बात समझाना, जब आप 10 साल बाद 5 रुपया एक्स्ट्रा पे करोगे, 10 साल बाद 5 रुपया एक्स्ट्रा पे करोगे, तो वो 5 रुपया एक्स्ट्रा अब श्योर है आपको पे करना पड़ेगा। आपने आज साइन कर दिया कि मैं 10 साल बाद 5 रुपया एक्स्ट्रा पे करूंगा, तो आज आपको उसका प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आज आपको उसका प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? प्रूडेंस तो यही बोलती है कि अगर आपको पता है कि वो पॉसिबल लॉस होगा, और यहां पे तो पॉसिबल नहीं, श्योर शॉट लॉस होगा, तो आज ही आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो मेरे को एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 5 रुपए की। पहले खाली इतना समझिए, 5 रुपए की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्या होगा उस लाइबिलिटी का नाम? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। भैया नाम से ही समझ आ रहा होगा, वो प्रीमियम जो मैं पे करूंगा डिबेंचर्स के रिडेम्पशन पे, डिबेंचर्स को जब मैं रीपे करूंगा आज से 10 साल बाद, उस समय जो मैं प्रीमियम पे करूंगा, वो भी तो मेरी लाइबिलिटी हुई ना। वो भी तो एक तरीके से मेरी लाइबिलिटी हुई भैया, तभी ना जाके वो 5 रुपया आज मेरी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि 10 साल बाद मेरे को 100 रुपया पे नहीं करना है ना, 105 पे करना है। तो बस अब डेबिट के अंदर जो अमाउंट होगा वो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बैलेंसिंग फिगर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बैलेंसिंग फिगर। इसको कभी भी कैलकुलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर करके निकालिएगा, लाइफ इजी रहेगा। तो 5 रुपया आपका निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर, एकदम सिंपल। समझ आया? ठीक है भैया, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। रुकिए तो मैंने अभी तक आपको 3 केस बताए, ठीक है, मैं एक बार तीनों केस फटाफट रिवाइज करा देता हूं। पहले मैंने आपको बताया कि मैंने इशू किया डिस्काउंट पे, तो भैया एक सेकंड, हाँ मैंने इशू किया डिस्काउंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट इशू प्राइस से मैं बैंक अकाउंट में डालता हूँ, फेस वैल्यू में 8% डिवेंचर्स में बुक करता हूँ। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो हमेशा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स होता है, सिंपल। सेकंड केस में मैंने प्रीमियम पे इशू किया, तो प्रीमियम पे कोई भी सिक्योरिटी इशू होती है तो एसपीआर में चली जाती है। तीसरे केस में इशू मैंने पार पे किया, पार मतलब ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, लेकिन मेरा रिडीम प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरा रिडीम प्राइस जितना ज्यादा है वो मैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे रखूंगा। तो ये मैंने अमाउंट कैसे निकाला? ये मैंने अमाउंट निकाला 105 माइनस 100 करके। मैं भैया अब इसमें ना कुछ लोगों का डाउट आएगा, भैया आप 105 रुपए की लाइबिलिटी क्यों नहीं बुक किए? मतलब यहाँ पे 100 रुपए की जगह लिख देते 105 रुपया। भैया मैंने आपको क्या सिखाया ऊपर, 8% डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू ही बुक हो सकता है, क्योंकि मेरी डिवेंचर की लाइबिलिटी तो 100 रुपया ही रहेगी ना, मैंने कागज के ऊपर तो 100 रुपया ही लिख के दिया है ना। ये 5 रुपए की लाइबिलिटी मैंने एक्स्ट्रा अपने ऊपर ली, तो वो अलग से रिकॉर्ड होगी, वो लाइबिलिटी के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल। अब आते हैं फोर्थ केस के ऊपर, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं इस चीज को लेकर, एक बार मेरे को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, वापस से कीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, रात को सोफा पे एंटरटेनमेंट की तरह इस वीडियो को मत देखिए 1.5x पे, पेन पेपर लेके बैठिए एंड फिर एक बार ट्राई कीजिए, तब आप केस नंबर 4 पे आइएगा। केस नंबर 4 मेरे को बोलता है फेस वैल्यू है 100 रुपया, वेरी इजी। मेरा जो इशू प्राइस है वो है 98 रुपीज का, ठीक है, एंड जो मेरा रिडीम प्राइस है वो है 106 रुपए का। इस केस में क्या हुआ, मैंने लोगों को बोला कि भैया मैं आपको साल मतलब 10 साल खत्म होने पे 106 रुपए पे करूंगा। कितना रिपे करूंगा? 106 रुपए रिपे करूंगा, एंड फिर भी लोग लेने को रेडी नहीं थे, तो मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा। कुछ फर्क पड़ा मुझे? नहीं। स्टोरी सुनाने से क्या मतलब है, तो कॉन्सेप्ट के लिए जर्नल एंट्री तो एकदम इजी सिखाई है ना भैया आपने। बैंक अकाउंट डेबिट इशू प्राइस से, इशू प्राइस कितना है? 98 रुपीज, काम खत्म। 8% डिवेंचर्स को बुक कर लो। 8% डिवेंचर्स कितने में बुक होंगे? जो मेरी फेस वैल्यू है, मेरी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया, ले ले भाई 100 रुपया। अब देखो मैं 6 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा हूं, मेरी 6 रुपए की लाइबिलिटी एक्स्ट्रा बुक हो रही है, तो मैं बोलूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 6 रुपया। भैया 6 रुपया कैसे निकला? 106 रुपया माइनस 100 रुपया, 6 रुपया। अब मैंने आपको क्या बोला था, बैलेंसिंग फिगर रखिएगा हमेशा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना रुपया हो गया? बैलेंसिंग फिगर करके देखिए, 8 रुपया निकल के आ जाएगा आपके पास।
भैया क्या इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, खाली बस आंख बंद करके ऐसे बैलेंसिंग फिगर लिख दे? ठीक है मैं बताता हूँ। 100 का माल आपने 98 में इशू किया, 2 रुपए का लॉस यहां हो गया। 100 का माल आप 106 पे रिडीम करेंगे, 6 रुपए का लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया? 8 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया? ताकि आप जर्नल एंट्री में दिक्कत ना करें, इसीलिए मैं हमेशा आपको इस फॉर्मेट में सिखाता हूं, ताकि आप कभी गलती करें ही ना। जर्नल एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली बटर फिंगर्स में बनती जाए, बनती जाए, बनती जाए। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। अच्छा भैया, ऐसा हो सकता है रिडीम प्राइस कभी भी कम हो, मतलब रिडीम एट प्रीमियम तो समझ आया, रिडीम एट पार भी समझ आया। भैया रिडीम एट पार आपने नहीं पढ़ा है? अरे यार, जब मैंने रिडीम के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो रिडीम एट पार ही होगा ना, समझने की कोशिश कीजिए। तो भैया रिडीम एट पार सीख लिया, रिडीम एट प्रीमियम सीख लिया, रिडीम एट डिस्काउंट हो सकता है क्या? अरे यार, कर दी ना फिर वही बात। आप ऐसा कोई भी अग्रीमेंट में एंटर करेंगे जहां आज आप उसको 100 रुपया देंगे और आज से 10 साल बाद वो आपको 90 रुपया देगा, कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी इस डील को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, प्लीज। ठीक है, तो रिडीम देखिए, मोस्ट इन थ्योरी रिडीम हो सकता है इन डिस्काउंट, बट ये कोई सेंस नहीं बनाता है और आपके बुक्स में भी ये चीज कवर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 5, लास्ट केस। फेस वैल्यू है 100 रुपया, इशू प्राइस है 107 रुपया और रिडीम प्राइस है 109 रुपया। ठीक है, मतलब मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको आज से, चलिए इसको चेंज करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, 112 बना देते हैं। मैं आज से आपको 10 साल बाद 112 रुपए दूंगा, 12 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आपको पता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 12 रुपए का बन गया। ठीक है, बैंक अकाउंट में कितने रुपए आए होंगे? 107 रुपए। बट ये तो ऐसा हो गया, आपने इशू किया प्रीमियम में एंड रिडीम भी कर रहे हो प्रीमियम पे, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया ये तो लॉस वाला खेल है। चलिए आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या होता है। ठीक है, इसकी एंट्री आप उसी तरीके से करिए जैसे मैं आपको बताया। बैंक अकाउंट में डेबिट कितना होगा? इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है? 107 रुपया, वेरी इजी। 8% डिवेंचर्स में कितना रुपया लॉक होगा? जो मेरी फेस वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आप लोग को स्क्रीन दिखे। ओके, नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी बन जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी बन जाएगा। कितना रुपया? 12 रुपया। भैया 12 रुपया कैसे आया? 112 रुपया माइनस 100 रुपया। देखिए, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आप जब भी निकालेंगे ना, प्लीज एक चीज याद रखिएगा, वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम होता है। ये मत सोचिएगा कि इशू प्राइस माइनस रिडीम प्राइस, प्लीज ये सब मत कीजिएगा। रिडीम प्राइस माइनस फेस वैल्यू, सब कुछ फेस वैल्यू की तरफ से कंसिडर होता है। और देखिए 7 रुपया आपने प्रीमियम पे इशू किया था, तो एसपीआर हो जाएगा 7 रुपए का, एसपीआर हो जाएगा 7 रुपए का। बोलिए हाँ या ना? करेक्ट। तो अब भैया लॉस कितने का हुआ? अगेन बैलेंसिंग फिगर बना के रखिएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बैलेंसिंग फिगर, द आंसर इज 12 रुपया। देख लीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर 12 रुपया निकल के आएगा। करेक्ट, आपको समझ आया? अब इसके अंदर ना एक पर्टिकुलर डाउट हमेशा निकल के आता है एंड वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक का बेस बनेगा। एक बार अपने सारे डाउट्स के घोड़ों को पकड़ के रखिएगा, 1 मिनट बस रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको 5 केस समझ आ गए होंगे, मैं वीडियो के एंड में समराइज कर दूंगा, बट आपको ये 5 केस समझ आ गए होंगे। अब जैसे ही मैंने ये टॉपिक खत्म किया, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक लॉजिकल दिमाग में आना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भैया मेरे 7 रुपए का फायदा किया इशू में, 12 रुपए का लॉस हुआ रिडेम्पशन पे, तो मैं 5 रुपए का लॉस भी तो रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैं 5 रुपए का लॉस भी तो रिकॉर्ड कर सकता हूं। नहीं समझ आया आपको? ठीक है, रुकिए बाद में बताता हूं, मतलब दिखाता हूं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोला मैंने? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब अगर आप पुरानी बुक यूज कर रहे हैं, अगर आप पुरानी बुक्स यूज कर रहे हैं, देन इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपका राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक हो, बट एज पर द लेटेस्ट 2025-26 गाइडलाइंस फॉर बोथ आईएससी एंड सीबीएसई, दोनों इस लॉस को एक कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करती है। कैपिटल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो फ्रीक्वेंट नहीं होता है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का होता है, और वो लॉस ऐसे ट्रांजैक्शन में आया है जो मेरे बिजनेस का रेगुलर कोर्स ऑफ या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल डिवेंचर इशू करना, कोई भी कंपनी रोज रोज इशू डिवेंचर नहीं करती, बहुत रेयरली करती है जब उसको फंड्स उठाना होता है। तो अगर उसमें भी लॉस हो गया तो वो ऑपरेटिंग लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट होता है एंड कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, SSC। क्या बोला मैंने? SSC। द आंसर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
मतलब जितना भी लॉस है पहले उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से काटेंगे, एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से काटेंगे, एंड तीसरे केस में उसको कैपिटल रिजर्व से काटेंगे। कैपिटल रिजर्व वही जो मैंने आप लोग को उस समय बताया था, इश्यू ऑफ शेयर्स में बताया था। ठीक है भैया, इसका एक एग्जांपल दीजिए, नहीं मेरे को कुछ नहीं समझ आया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है एसपीआर में आपके पास 10,000 रुपए, एसओपीएल में आपके पास 8,000 रुपए, कैपिटल रिजर्व में आपके पास 5,000 रुपए। ठीक है, एंड आपका जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो आपको हुआ है वो हुआ है आपको 21,000 रुपीज का। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज अ लॉस, एक्सपेंस, डेबिट होगा, उसको मुझे राइट ऑफ करना है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, तो मैं लिखूंगा टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कितना 21,000 रुपीज। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि स्क्रीन ना कटे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला है, एसएससी, पहला एस क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो एसपीआर को पहले मैं पूरा पूरी यूज कर लेता हूं। क्या ये पूरा पूरी यूज हो गया? हो गया। सेकेंड एस, एसओपीएल, एसओपीएल को मैं यूज कर लेता हूं, 8,000 रुपया, वो भी यूज हो गया। करेक्ट। थर्ड सी, कैपिटल रिजर्व, तो मैं कैपिटल रिजर्व को अब यूज करूंगा, लेकिन कैपिटल रिजर्व मुझे पूरा यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली 3,000 रुपीज का कैपिटल रिजर्व यूज करूंगा तो भी मेरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स यूज हो जाएगा। तो आफ्टर द राइटिंग ऑफ ये जीरो और इसमें 2,000 रुपए बचेंगे। 2,000 कहां से आया? 5,000 रुपया माइनस 3,000 रुपया, एकदम सिंपल है। ठीक है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, सेल्फ थॉट है, प्लीज पुरानी बुक से इस टॉपिक को मत पढ़िएगा। पुरानी बुक्स में बहुत लंबी कहानी लिखी जाती थी कि डिवेंचर्स को इक्वली रिडीम किया जा रहा है या अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम किया जा रहा है, उसके हिसाब से पूरा एक शेड्यूल बनाया जाता था, वो सब अब हट चुका है। इट इज सिंपली अ कैपिटल लॉस, बिकॉज ये कैपिटल लॉस है, हम लोग इसको तुरंत राइट ऑफ कर देंगे। जिस साल इशू हुआ, कैपिटल लॉस इज रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू इटसेल्फ, मतलब जिस साल इशू हुआ उसी साल 31 मार्च को मैं इसको कैपिटल लॉस मान के राइट ऑफ कर दूंगा। हो सकता है आपका एमसीक्यू भी आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ आया? तो भले ही देखिए, अब इस एंट्री को देखिए, आपने 7 रुपए का एसपीआर यूज किया और 12 रुपए का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिकॉर्ड कर लिया, तो ये 7 रुपया वो 12 रुपए को काट ही देगा साल के अंत में। ठीक है, बट इसको प्रॉपरली हेड्स में तो डिस्क्लोज करना होगा ना, थोड़ी ना हम लोग नेट ऑफ एंट्री कर सकते हैं, हम लोग को प्रॉपरली हेड्स में डिस्क्लोज करना होता है, इसीलिए हमने ये फॉर्मेट यूज किया। ठीक है, तो मैं एक बार इस टॉपिक को समराइज कर दूं, एक बार नहीं चलिए एंड में करेंगे एक ही बार में। ठीक है, ठीक है, समझ आया? तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, इतने सारे केसेस देखिए, ये हो गया आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार पढ़ा दिया, प्रीमियम पढ़ा दिया, डिस्काउंट पढ़ा दिया, इस केस में एसपीआर आता है, इस केस हर केस में लॉस ऑन इशू आ सकता है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट पार या प्रीमियम, अब प्रीमियम में हो रहा है तो पोरोड आ जाता है, पोरोड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, डिस्काउंट में होता नहीं है। हाउ टू राइट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये वाला भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत इजी लग रहा होगा अभी तक आपको ये चैप्टर। ठीक है, अच्छा, इशू इंटरेस्ट के बारे में भैया, इंटरेस्ट के अंदर दो टर्म्स आते हैं जो मैं आपको हर बार बताता हूं, विच इज एक्रूअल वर्सेस ड्यू। भैया इसका मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल भाषा, लेट अस से मैं एक काम करता हूं, मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो आगे के लिए। ठीक है, बेस अच्छा बनाते हैं अपने इस चीज पे। लेट अस से मेरे एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला मेरे को। ठीक है, टेढ़ी बिल्डिंग बन गई, सॉरी, डोंट माइंड माई ड्राइंग। ठीक है, एक बिल्डिंग बनाने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर 3 पार्ट्स रखते हैं, 1 मतलब ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, और जब बिल्डिंग फिनिश हो जाएगी लेवल 3। ठीक है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया, जो भी, कि मैं आपको 10,000 रुपया पे करूंगा ऑन ईच लेवल। ठीक है, मतलब ये मेरा ड्यू हो जाएगा, 10,000 रुपया ईच लेवल पे ड्यू हो जाएगा। बट पेमेंट होगा आफ्टर बिल्डिंग कंप्लीटेड, आफ्टर बिल्डिंग इज कंप्लीट। ये एकदम क्लासिक केस होगा जहां पे मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि एक्रूअल वर्सेस ड्यू में डिफरेंस क्या होता है। सपोज मैं बिल्डर हूं, ठीक है, सपोज मैं बिल्डर हूं, मैंने लेवल 1 कंप्लीट किया, तो मैं पता है अपने बुक्स में एंट्री पास कर सकता हूं, मैं अपने बुक्स में एंट्री पास कर सकता हूं। सपोज मैंने सुजल मेरा कस्टमर है और मैं बिल्डर हूं, तो सुजल मेरा अब डेटर बन जाएगा, तो मैं एंट्री रिकॉर्ड कर सकता हूं, सुजल टू इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, या जो भी, मतलब जो भी मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, या इनकम। ठीक है, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, एकदम सिंपल मैं बुक कर सकता हूं। भैया लेकिन सुजल भैया तो अभी आपको पैसा नहीं देंगे। अरे जब वो देंगे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं उस पैसे को एक्रूअल कर सकता हूं, मैं उस पैसे को एक्रू कर सकता हूं, तो मैं एक्रू करते जाऊंगा।
जब मेरी लेवल 2 कंप्लीट होगी तो मैं वापस ये वाली एंट्री पास करूंगा, जब मेरा लेवल 3 होगा मैं वापस वो वाली एंट्री पास करूंगा। पेमेंट भैया लास्ट में करेंगे तो पेमेंट के टाइम पे एंट्री पास हो जाएगी, बैंक टू सुजल 30,000 एकदम सिंपल। बोलो हाँ या ना, एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो ये हो गया एक्रूअल वर्सेस ड्यू। भैया डिवेंचर के केस में ये कैसे लागू होता है मैं बताता हूँ। सपोज आपकी जो कंपनी है हर्ष लिमिटेड, उसने बोला डिवेंचर इश्यू करते हुए कि जो इंटरेस्ट है ना वो एक्रू करेगा हर 6 महीने में, एक्रू करेगा हर 6 महीने में। पेमेंट जाएगी आपकी साल के अंत में, पेमेंट जाएगी साल के अंत में। तो लेटेस्ट से आपने 100 रुपए का डिवेंचर खरीदा, फेस वैल्यू 100 रुपया, 8% इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये आपने खरीदा 1 अप्रैल को, एकदम सिंपल केस रखते हैं 1 अप्रैल 2025 को। तो 31 मार्च 2026 को साल खत्म होगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि एक्रूअल 2 बार होगा, एक 30 सितंबर 2025 को जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, और एक और बार जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे 31 मार्च 2026 को। 8% ऑफ 100 रुपया इज 8 रुपया, तो यहाँ पे खाली 4 रुपया होगा और यहाँ पे खाली 4 रुपया होगा। पेमेंट एक ही बार 8 रुपया यहाँ पे लास्ट में होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया इस पार्ट को वापस सुनिए। 4 रुपया एक्रूअल हुआ, यहाँ पे 4 रुपया, यहाँ पे 4 रुपया। कैसे एक्रूअल होगा? इस तारीख को, इस तारीख को, पेमेंट लास्ट में इसी तारीख को जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको नहीं समझ आया प्लीज इस पोर्शन को वापस एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। भैया इंटरेस्ट के केस में कैसे एप्लीकेबल? भैया इंटरेस्ट अगर ड्यू होता है ना, इंटरेस्ट अगर ड्यू होता है तो इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री क्या होती है पहले आप समझिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बिकॉज एक कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज एन एक्सपेंस, करेक्ट, तो वो हमेशा डेबिट करेगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स। मैंने क्या किया, मैंने उस पैसा को डिवेंचर होल्डर्स के खाते में लिख दिया ताकि डिवेंचर होल्डर्स एक बार शांत हो जाए, खुश हो जाए कि भैया लो ये आपकी लाइबिलिटी में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। एंड जिस दिन मैंने पेमेंट की उस दिन मैं एंट्री पास करूंगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, एसेट घट रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो। भैया तो आप डिवेंचर होल्डर्स को हटा दो, एक ही बार नेट एंट्री पास कर दो, इंटरेस्ट टू ऑन डिवेंचर्स डेबिट टू बैंक। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? मैंने बोला ना एक्रूअल और ड्यू की डेट अलग हो सकती है, करेक्ट। तो उसके लिए ही हम लोग डिवेंचर होल्डर्स को बीच में ड्यू करते हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग हो। लेट अस से एच लिमिटेड इशूड, मैं एकदम लाइव एक इलस्ट्रेशन बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ आता है। H Limited issued 20 debentures. H Limited issued 20 debentures of rupees 100 each. Of rupees 100 each. ठीक है, bearing 8% interest. ठीक है, interest is due and payable on 31st March. ठीक है, on 31st March. ये इशू हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, ये 1 अप्रैल को इशू हुआ, या फिर चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये इशू हुआ 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को इशू हुआ एंड इंटरेस्ट इज ड्यू एंड पेबल ऑन 31st मार्च। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी बोले इशू प्राइस के बारे में, रिडीम प्राइस के बारे में, तो हमेशा अज्यूम करना एट पार इशू हुआ, एट पार रिडीम होगा। और मुझे इस क्वेश्चन में खाली जर्नल एंट्री चाहिए इंटरेस्ट वाली, और कुछ मेरे को मतलब नहीं है। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, 31 मार्च 2026 को मैं एक एंट्री पास करूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स डेबिट, और नेक्स्ट एंट्री पास होगी डिवेंचर, सेम डेट को 31 मार्च को, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक डेबिट। अमाउंट क्या होगा अब उसमें आप लोग को दिक्कत हो सकती है, मैं बता देता हूं। 20 डिवेंचर है, 100 रुपए के 8% का इंटरेस्ट है, और भैया 9 महीने का ही तो इंटरेस्ट जुड़ेगा। आप गिन लीजिए जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। तो ये अब आप अमाउंट ट्राई करिए, 2000 रुपए का 8% इंटू 9/12 कम्स आउट टू बी 120 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 120 रुपया टू डिवेंचर होल्डर 120 रुपया, डिवेंचर होल्डर डेबिट 120 रुपया टू बैंक 120 रुपया। दैट इज हाउ द क्वेश्चन फ्लोज, एकदम सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इस चैप्टर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन। इस शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, एक बार मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए, अभी आपने क्या क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है।
कॉमन सेंस लगाइएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज ऑलवेज फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट कहाँ पड़ा था भैया, मेरी वीडियोस देखिए पुरानी है, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था CDEF, उसमें F वाज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट इज बेसिकली वो सारी कॉस्ट जो कंपनी को बेयर करनी पड़ती है अपने आप को फाइनेंस करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी तो एक तरीके से फाइनेंस कॉस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। भैया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, SSC। ठीक है, SSC, SPR, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट आइटम आपने क्या सीखा था मेरे साथ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये डिस्क्लोज होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइज के अंडर। इसके ऊपर मैं अभी और चर्चा करूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और कुछ आपने नया सीखा इसके अंदर अभी तक? एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और SPR आप लोग को ऑलरेडी पता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, उसमें इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं आगे। ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, उसमें पहला लाइन क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें पहला लाइन है शेयर होल्डर्स फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। उसमें थर्ड लाइन आइटम, ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर 3, उसमें पॉइंट नंबर 3 होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। उसमें पॉइंट नंबर 1 या A जो भी, ठीक है, उसको अपने बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मैंने नोट डाला, लेट्स से नोट नंबर 6, और इसमें कुछ भी एक अमाउंट लिख देते हैं, लेट्स से 1,12,000 रुपया एक बार के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नोट्स टू अकाउंट्स में आऊंगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो इतना हम लोग खोल के दिखाते नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो अब नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 6, उसमें मैं क्या दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर में क्या आएगा, पहले लाइन में आएगा 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, जैसा आप शेयर कैपिटल के लिए डिस्क्लोज करते थे, तो वो आएगा 1,00,000 रुपया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, वो भी आएगा आपका 12,000 रुपया। तो आप टोटल ऐड करके लिख देंगे, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, 1,12,000 रुपया, और यही फिगर यहां जाके लगता है। एकदम सिंपल, समझ आया आपको? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इस तरीके से अकाउंट किया जाता है। ठीक है, उसको कोई अलग से हेडिंग में नहीं दिखाया जाता, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। ये एक स्पेशल आइटम है, मैंने शायद शेड्यूल 3 में भी इसको साथ डिस्कस किया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है, 8% डिवेंचर्स के साथ। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां भी डन है। अच्छा, एक फाइनल कॉन्सेप्ट, TDS पे जाने से पहले एक फाइनल कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने शायद अभी हाल में 1-2 क्वेश्चंस देखे थे बोर्ड्स में भी, तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एक नया पेन लेते हैं, लेट्स से हाँ, लेट अस से आपके पास 2,000 डिवेंचर्स है। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, वो आप बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप रिडीम करेंगे, रिडीम इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आप 2,000 डिवेंचर्स एक साथ रिडीम नहीं करेंगे, आप 2,000 डिवेंचर्स को 5 बार रिडीम करेंगे, मतलब हर बार 400 400 400 400। करेक्ट? कोई मैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में नहीं हूं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे नहीं हूं, एकदम पार 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 वाला केस पढ़ाता हूं पहले। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2026, मतलब इस साल के एंड से स्टार्ट होगा। करेक्ट? अब आप मेरे को एक बात बताइए, 31 मार्च 2026 से अगर स्टार्ट हो गया, देन इन दैट केस मेरा बैलेंस शीट किस तरीके का दिखेगा, मेरा बैलेंस शीट किस तरीके का दिखेगा, ये मैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में एक बार फिर आपको बता दूंगा, बट एक बार समझने की कोशिश कीजिए मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। मैं यहाँ पे रफली डिस्कस कर रहा हूं, जो 2000 डिवेंचर्स है, ऐसा होगा ना, 400 डिवेंचर तो 31 मार्च को ही रिडीम हो गए, 31 मार्च 2026 को रिडीम हो गए, तो वो तो राइट ऑफ हो गया, वो तो खत्म ही हो गया। 400 डिवेंचर मेरे 31 मार्च 2027 में राइट ऑफ हो जाएंगे, एंड जो बचे हुए 1200 डिवेंचर है वो मेरे 31 मार्च 2028, 29 एंड 30 3 बार में रिडीम हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है भैया, ये तो हमें भी आता है मैथ्स करना। भैया ये तो रिडीम हो गए, रिडीम्ड, इसका काम खत्म। मेरे को एक बात बताइए, ये इनका भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में रह जाएंगे, इनका भी ठीक है। दिक्कत पता है किनकी है? दिक्कत है इन 400 डिवेंचर्स की।
मेरे को एक बात बताइए, ये 400 डिवेंचर्स रिडीम कितने दिनों में हो जाएंगे? याद रखिएगा, आप खड़े हैं 31 मार्च 2026 को और ये रिडीम होंगे 31 मार्च 2027 को, मतलब लेस देन 12 मंथ्स या इक्वल टू 12 मंथ्स। लेस देन या इक्वल टू 12 मंथ्स मतलब क्या है? अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी में नहीं, ये डिस्क्लोज होगा करेंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। इसी को मैंने शेड्यूल 3 के क्वेश्चन आंसर में आप लोग को पढ़ाया था, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, इसको मैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, वहां पे ज्यादा आप लोग को समझ आएगा, बट जस्ट मैंने आपको आइडिया बता दिया। ठीक है, तो फाइनली अब आते हैं टीडीएस के ऊपर। टीडीएस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट को। ठीक है, टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि टीडीएस होता क्या है। भैया मुझे नहीं पता टीडीएस क्या होता है, मैंने खाली आज तक अपने घर में ये बात सुनी है कि मेरा इतना टीडीएस कट गया, मेरा टैक्स रिफंड इतना आ गया, मैंने उससे ज्यादा कभी नहीं समझा, ना मेरे को जानने में इंटरेस्ट। ऐसा मत बोलिए। टीडीएस क्या होता है वो समझते हैं पहले। ठीक है, 5 मिनट लूंगा मैं आपका, 5 से 4 मिनट। ठीक है, एक बार टीडीएस को समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, लेट्स से ये गवर्नमेंट है। ठीक है, लेट्स से ये गवर्नमेंट है, ये लेट्स से कोई भी है, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, लेट्स से हर्षी ले लेते हैं इस बार भी। ठीक है, एंड लेट अस से ये एक बैंक है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, बैंक हर्ष को इंटरेस्ट देता था, ऐसे ही फ्री में नहीं, उसने कुछ डिपॉजिट कर रखा होगा तो उसका इंटरेस्ट मिलता था। लेट अस से उसका इंटरेस्ट आता था 15,000 रुपया साल का। ठीक है, 15,000 रुपीज इंटरेस्ट पर एनम उसको मिलता था। करेक्ट। अब हर्ष को इस 15,000 के ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स पे करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरा हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो हर्ष को गवर्नमेंट को 3,000 रुपीज पे कर देना चाहिए था एज टैक्स। करेक्ट, बोले हाँ या ना? एकदम सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है, तो एकदम ईजी है। हाँ भैया इतना तो मुझे भी आता है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को पहले के टाइम पे शक होता था, आज भी होता है, कि भैया हर्ष 15,000 रुपए बैंक से ले लेगा, हमें टैक्स नहीं पे करेगा। एंड अभी तक हमारे देश का सिस्टम इतना अच्छा नहीं हुआ है कि जो टैक्स नहीं मतलब भरता है उसको पकड़ पाए। या फिर हो सकता है हर्ष टैक्स पे किया, ये 15,000 की इनकम छुपा लिया, जो कि ज्यादा पॉसिबल केस वही होता है, 15,000 की इनकम ही छुपा लिया हर्ष। अब क्या करे, फंस गए अपने। तो इन केसों के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएस। भैया टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार बैंक ने गेम पलट दिया। बैंक ने बोला, सॉरी गवर्नमेंट ने बोला बैंक को कि तुम एक काम करो, हर्ष को 15,000 रुपए मत दो, हर्ष को 15,000 रुपए मत दो, हर्ष को तुम एक परसेंटेज काट के दो, मैं बोलता हूं 10% काट के दो, तो हर्ष को तुम 13,500 रुपीज पे करो। कितना पे करो? 13,500 रुपीज ही पे करो। बैंक बोलेगा क्यों, हर्ष के तो 15,000 रुपए बनते हैं। बोलते सुन, 1,500 रुपए जो तूने काटे 10% के हिसाब से, वो तुम मेरे को दे दो। ठीक है, वो तुम मेरे को दे दो। अब हर्ष पता है क्या करेगा? हर्ष बोलेगा कि सर मेरी 15,000 की इनकम है, उसमें से 13,500 मेरे को मिले हैं, क्योंकि 1,500 रुपए गवर्नमेंट आपने रख लिए। सपोज हर्ष है, हर्ष मोदी जी को बोल रहा है सर वो तो आपने ऑलरेडी रख लिए, तो भैया मैं आपको पूरा टैक्स क्यों दूं? भैया बोलेगा सुनो, तुमको ये 1,500 रुपए चाहिए ना? हर्ष बोलेगा हाँ। गवर्नमेंट बोलेगी तुमको ये 1,500 रुपए चाहिए ना? हर्ष क्या, आप लोग भी जो देख रहे हैं, आप लोग का भी दिमाग में ये रहा, हाँ हम लोग को तो 1,500 रुपए चाहिए, बैंक ने जबरदस्ती काट लिए। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, तुम मुझे अपना पूरा इनकम डिस्क्लोज करके दे दो कि तुमने कितने रुपए कमाए हैं और उस पर टैक्स पे कर दो। तो हर्ष बोलेगा भैया ये तो डबल टैक्स हो गया, पहले मैं आपको 15,000 के ऊपर 20% 3,000 रुपए दे रहा था, अभी आपने 1,500 रुपए और रख लिए, ये तो डबल टैक्स हो गया। गवर्नमेंट बोलती ना 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 ना, इतने इतने बुरे नहीं है हम लोग, सुनो, तुम्हारा 3,000 रुपए का टैक्स बन रहा था ना, तो तुम 3,000 में से 1,500 रुपए माइनस करके दे दो ना, तुम खाली 1,500 रुपया ही टैक्स पे कर दो मेरे को, 1,500 मेरे पास है, 1,500 तुम दे दो, 3,000 हो गए। हर्ष बोलेगा हाँ ये ठीक है, ये भी तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से टीडीएस का सिस्टम बनाया गया। आई नो आप में से बहुत लोगों को ये बहुत इलॉजिकल लग रहा होगा, क्योंकि देखिए मैं टैक्स की डिटेल्स में नहीं जा सकता हूं, मैं अपना कोई शो ऑफ नहीं करना चाह रहा हूं नॉलेज का, या मैं आप लोग की नॉलेज को टेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है, बट इट इज इररेलेवेंट फॉर यू। बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, ताकि अगर आप लोग के मन में जिज्ञासा उठे तो आप लोग को एक बेसिक आइडिया रहे। टीडीएस इज बेसिकली गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा पहले ही रख लिया, इन शॉर्ट।
गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा पहले ही मार के रख लिया, ठीक है, एकदम सही बात। तो भैया इसमें तो मतलब कुछ बेनिफिट समझ नहीं है। देखो बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूँ। लेट अस से अब इनकम के ऊपर डायरेक्टली टैक्स नहीं लगता है। अब क्या होता है, जैसे स्लैब्स होती है, आप लोगों को पता होगा 7 लाख 12 लाख। अब लेट से हर्ष की टैक्स लाइबिलिटी 0 आई, तो हर्ष मोदी जी के ऊपर चिल्लाएगा कि तुमने मेरा 1500 रुपए क्यों रखा टैक्स का, मेरा तो टैक्स लाइबिलिटी 0 है। तो गवर्नमेंट उसको 1500 रुपए वापस दे देगी। अब हर्ष की टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई 1 करोड़ रुपया, तो गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ना, तो 1 करोड़ में से 1500 कम करके दे। तो गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या हुआ, गवर्नमेंट को ज्यादा डिस्क्लोजर मिलने लगा इनकम का, और कुछ भी नहीं, ठीक है। भैया ये कोई सेंस है इस बात का, प्लीज ये सब मत डिस्कस कीजिए, ये अकाउंट्स क्लास है, टैक्स क्लास नहीं है। चलिए टीडीएस की एंट्री फटाफट बताता हूं। देखिए आप कंपनी है, आप लोगों को पे करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा। तो क्या दो लोग को पे करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, आप अपना थोड़ी नुकसान करेंगे। तो एंट्री क्या होता है, आपने अभी तक क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, करेक्ट, टू डिवेंचर होल्डर्स। तो अब लेटस से 8 रुपए आपको पे करना था, 800 कर लेते हैं चलिए, मतलब 8% के हिसाब से 100 रुपया इंटू 100 डिवेंचर्स, ठीक है। तो 800 रुपया। अब डिवेंचर होल्डर्स को तो आपको 10 रुपया काट के देना है, तो आप देंगे 720 रुपया। तो बचा हुआ 10% गया कहाँ, बचा हुआ 10% आप ले लेंगे टीडीएस पेमेंट बोल के एक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 80 रुपया। भैया क्रेडिट क्यों, अरे बैलेंसिंग फिगर तो क्रेडिट में ही आ रहा है ना भैया। 80 रुपया क्या है, 10% है, तो 10% आपने ब्लॉक कर लिया पहले से, 10% ऑफ 800 रुपीज। सेकेंड एंट्री क्या होगा, 31 मार्च को जब टीडीएस पेमेंट की बारी आएगी तो मैं बोलूंगा टीडीएस पेमेंट टू बैंक। अच्छा भैया टीडीएस क्या हम लोग को 31 मार्च को पे करना होता है? भैया देखिए एक्चुअल में तो टीडीएस पेमेंट के अपने रूल्स होते हैं, हर महीने 7 तारीख या 10 तारीख तक भरना पड़ता है, ठीक है। बट इतना तो आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कब पे करना है। अगर कुछ नहीं मेंशन है आप उसको तुरंत भी पे कर सकते हैं, आप उसको 31 मार्च को भी पे कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा तुरंत पे कर दीजिएगा, 80 रुपीज, 80 रुपीज। और सेकेंड एंट्री डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को भी तो इंटरेस्ट पे किया, अरे भले ही 10% काट के किया, कुछ तो कहेंगे ना, पूरा ही पैसा मार लेंगे आप लोग, नहीं ना। तो 720 रुपया, 720 रुपया। तो देखिए नेट में आपके बैंक से 800 रुपया ही गया, बट अब सीधा डिवेंचर होल्डर्स के खाते में नहीं गया, 720 रुपया डिवेंचर होल्डर्स के खाते में गया 90% एंड 10% गवर्नमेंट के खाते में गया, निकला 800 रुपया ही। आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट भी 800 रुपया। भैया कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, ठीक है। कंपनी ने अपनी तरफ से जो काम था कर दिया, अब वो डिवेंचर होल्डर और गवर्नमेंट आपस में लड़ते रहेंगे, टैक्स का रिफंड मांगेंगे, पे करते रहेंगे, वो उस समय मत। समझ आया, एकदम सिंपल, करेक्ट। तो यही था आपका पूरा चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब मैं इसको फटाफट रिवाइज करा देता हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है सबसे पहले, अच्छा देख लीजिए, एक्रूअल वर्सेस पेमेंट, टीडीएस और इंटरेस्ट पेड, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन ड्यूरिंग बिजनेस टेकओवर, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले मैंने आपको बताया कि डिवेंचर इशू क्यों होता है, बैंक के लिए बेनिफिशियल, सॉरी कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है, आपको इंटरेस्ट इनकम ज्यादा मिलेगा उसके लिए। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, लेकिन दो चीज और होती है, इशू प्राइस और रिडीम प्राइस। इशू प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर आप जिसमें आप इशू करते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट में डेबिट हमेशा इशू प्राइस होगा, जो आपका फेस वैल्यू होगा वो हमेशा 8% डिवेंचर्स के ऊपर होगा। अगर आप कभी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होगा तो वो रिडीम प्राइस माइनस फेस वैल्यू करके आएंगे। अगर डेबिट साइड में कभी भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ही होगा। अगर आपने इशू ही प्रीमियम पे किया है, याद कीजिएगा, रिडीम प्रीमियम पे नहीं, इशू प्रीमियम पे किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिडीम प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कैपिटल लॉस जिस साल में इनकर हुआ उसी साल में राइट ऑफ कर देते हैं एसएससी के फॉर्म में, एसपीआर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल रिजर्व, जितना भी मतलब इसी ऑर्डर में हम लोग को फ्लो करना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट की एंट्री किस तरीके से पास होती है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी करके दिखाया किस तरीके से होता है। फिर मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फाइनेंस कॉस्ट में जाता है एसओपीएल में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जाता है एसएससी के फॉर्म में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। बट फिर मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को भी हम लोग वो डिवेंचर्स की लाइन के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ऐड करके दिखाते हैं। एंड फिर मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया कि करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट किस तरीके से डिस्क्लोज होता है। फाइनली मैंने आपको टीडीएस की स्टोरी बताई, टीडीएस की स्टोरी में मैंने बताया कि डायरेक्टली 800 रुपए डिवेंचर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में देने के बजाय अब हम लोग उसके दो हिस्से कर देंगे, 10% गवर्नमेंट को दे देंगे, 90% डिवेंचर होल्डर्स को दे देंगे। बाकी डिवेंचर होल्डर्स और गवर्नमेंट किस तरीके से लड़ेंगे झगड़ेंगे महाभारत करेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए फाइनल कॉन्सेप्ट, सपोज एक बिजनेस टेक ओवर हुआ, या आपने गुडविल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सपोज आपने कोई बिजनेस टेक ओवर किया, तो बिजनेस टेक ओवर के केस में क्या होता है, आपको लेट्स से आपने एसेट्स लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एकदम सिंपल, ठीक है। सपोज आपने 500 रुपए
500 ज्यादा कम हो जाएगा, 5,000 रुपए के एसेट्स खरीद ले लिए, ठीक है, एंड उस बंदे की लाइबिलिटीज ले ली, ठीक है, लाइबिलिटीज उस बंदे की 20,000 रुपए, ठीक है, तो टेक्निकली आपका पेमेंट कंसिडरेशन होना चाहिए 30,000 रुपीज का, करेक्ट, एकदम सिंपल बात है, आपका पेमेंट कंसिडरेशन होना चाहिए 30,000 रुपीज का। अगर ये टर्म्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, बहुत बुरी बात है, पहली बात तो गुडविल में जाइए, गुडविल के वैल्यूएशन वाले चैप्टर में जाइए, वहां पे मैंने बहुत प्यार से इस चीज को समझाया और डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेट्स है मेरे 50,000 रुपए के टेक ओवर किए, लाइबिलिटी मैंने 20,000 रुपए की टेक ओवर की, 30,000 रुपए मेरे को टेक्निकली पेमेंट कंसिडरेशन करना चाहिए, पर अब क्या हुआ, मैंने जो है पेमेंट कंसिडरेशन कर दिया लेट्स से 35,000 का, 5,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे कर दिया, दैट मीन्स मैं 5,000 रुपए की गुडविल रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुडविल 5,000 रुपया, मेरा गुडविल यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है, मेरे को कुछ और समझाना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को एंट्री पास करनी चाहिए थी टू बैंक, अगर बैंक नहीं तो टू द क्रेडिटर या जिससे मैंने खरीदा है सामान, राइट, बट यहाँ पे मैं बैंक की जगह डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 28% डिवेंचर्स 35,000 बैलेंसिंग फिगर, एकदम सिंपल है, बोलिए हाँ कि ना, भैया ये आप सिखा रहे थे, अच्छा सुनो मेरा बात, लेट अस से अब दिक्कत क्या होता है, आप एट पार इशू करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, अब आपने डिवेंचर्स इशू करने थे 35,000 रुपए के, ठीक है, 35,000 रुपए के, तो आप मेरे को बताइए 35,000 रुपए के और एक की फेस वैल्यू है 100 रुपया, मतलब पहले केस में आपने 350 डिवेंचर्स इशू किए एट पार वाला सिचुएशन में, ठीक है। सेकेंड केस में मैं आपको बोलता हूं कि आपने डिवेंचर्स इशू किए एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम, मतलब आपने 100 का माल 110 में इशू किया, तो अब पेमेंट कंसिडरेशन को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, 35,000 डिवाइडेड बाई 110 रुपया, 110 कहां से आया, 100 प्लस 10% ऑफ 100 विच इज 110 रुपया, ठीक है। या फिर एक काम करते, चलिए एग्जांपल इजी करते हैं, 7% प्रीमियम पे किया, कितना पे किया, 7% प्रीमियम, ठीक है, 7% प्रीमियम पे किया, तो देखिए 3,50,000 डिवाइडेड बाई 107, देखिए अब ये निकल के आ रहा है, सॉरी 35,000 डिवाइडेड बाई 107, हाँ, तो ये निकल के आ रहा है 327.110 डिवेंचर्स, ठीक है, 10 डिवेंचर्स, अगर मैं 7% प्रीमियम पे इशू करता हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को अब डिवेंचर्स कम इशू करने पड़ेंगे, अरे नेचुरली ना, अगर आपका डिवेंचर, एक डिवेंचर का वैल्यू आप बढ़ा दे रहे हो, तो द नंबर ऑफ डिवेंचर्स विल डेफिनेटली कम डाउन, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करके आंसर 35,000 ही लाना है, करेक्ट, तो अगर आपका डिवेंचर का वैल्यू घट गया तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर, अगर आपका डिवेंचर का वैल्यू बढ़ गया तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स घट जाएगा, तो अब क्या होगा, अब आप क्या डेसिमल्स में डिवेंचर इशू कर सकते हैं, कभी भी नहीं, तो आप इशू करेंगे 327 डिवेंचर्स, ठीक है। अब 327 डिवेंचर्स अगर आप 107 रुपए के हिसाब से इशू करते हैं तो कितना हुआ, 34,989, करेक्ट, 34,989, तो आप यहाँ जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, आप यहाँ जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, 34,989, क्या ये जर्नल एंट्री बैलेंस्ड है, नहीं, तो जो बचा हुआ फिगर होगा ना, वो 10 पैसा 5 पैसा जो भी बचा हुआ फिगर है, वो आप 11 रुपया बैंक से पे कर देंगे, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको समझ आ जाएगा, लेट अस से अब आपने 8% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 35,000 की जगह अब आप 92 रुपीज में बेचेंगे, 92 कैसे आया, 100 माइनस 8%, 8% आपने माइनस कर दिया, तो देखिए 35,000 रुपया डिवाइडेड बाई 92 कम्स आउट टू बी 380.43 डिवेंचर्स, क्योंकि देखिए अगर आपका इशू प्राइस कम हो गया तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स बढ़ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 35,000 ही लेके आना है आपको, तो अब आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स बढ़ गया, तो अब आप क्या 380.43 डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, नहीं, आप इशू करेंगे 380 डिवेंचर्स को, तो अब एक बार कैलकुलेट कीजिए, 380 इंटू 92, प्लीज फेस वैल्यू से मत कीजिएगा, इशू प्राइस से कीजिएगा, ठीक है, तो 34,960, तो ये हो गया 34,960, तो जो बचा हुआ अमाउंट है 40 रुपया, वो आप बैंक से पे कर देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। ये लास्ट वाला पार्ट अगर आपको नहीं समझ आया, पहले आप गुडविल वाला को समझ के आइए फिर, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 8% डिवेंचर्स में तो भैया हमेशा फेस वैल्यू होता था, तो भैया वो फेस वैल्यू होता था जब हम लोग पब्लिक को इशू कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंसिडरेशन के लिए इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूल्स थोड़े अलग अप्लाई होते हैं, इसीलिए हम लोग इशू प्राइस से डिवाइड कर रहे थे।
ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट अगर आपको नहीं समझ आया, आप इसको रिमाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर। डिवेंचर्स चैप्टर जेन्युइनली बहुत ईजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप इसके अंदर इजीली कमांड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका शेड्यूल 3 का ट्रीटमेंट भी साथ साथ में बता दिया, ताकि अगर आपको शेड्यूल 3 के भी क्वेश्चंस मिले इसके अंदर तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुई हो, डेफिनेटली इसे अपने क्लासमेट्स एंड पीयर्स के साथ शेयर करें। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट होता है आप बेझिझक होकर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, प्लस आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मेरे को अगर कोई भी फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन को यूज करके दीजिएगा, तो मुझे पता चलता है कि मैं कहां पे सही जा रहा हूं, कहां पे गलत जा रहा हूं, एंड मैं और बेटर वीडियोस, बहुत क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेने आने की कोशिश करूंगा। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।